नमस्कार साथियों, मैं प्रियंका गुप्ता लर्निंग टुगेदर पे आप सबका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब लोग। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि यूजीसी नेट के हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं विद डिटेल डिस्कशन। ठीक है, तो अभी तक हम लोग 2 पेपर कर चुके हैं कंप्लीट, जिनको आप लोगों ने बहुत ही पसंद किया है और इसी प्रकार से आप लोग ये क्लासेस देखते रहिए तो मुझे भी मोटिवेशन मिलता है कि क्लासेस और लेके आए जाए। इसके बाद आपकी 2-4 दिन के बाद थोड़ी कंटिन्यूटी भी बन जाएगी। मुझे पता है कि थोड़ी कंटिन्यूटी नहीं बन पा रही है, तो रेगुलर बेस पे आपकी सारी चीजें होने लगेंगी। और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर भी कर दें जो लोग यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं। इसके अलावा जो असिस्टेंट प्रोफेसर या पीएचडी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये उतनी ही बेनिफिशियल होने वाली है जितने की यूजीसी नेट के कैंडिडेट के लिए। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आप लोग देखते हैं कि यहाँ पे सबसे पहले हमारा जो है डीआई का क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ क्या बोला गया, निम्नलिखित तालिका में 7 विभिन्न शहरों जी में कार्यरत चिकित्सकों और महिला चिकित्सकों की संख्या प्रतिशत विवरण दर्शाया गया है। ठीक है, सभी 7 शहरों में कार्यरत चिकित्सकों की संख्या 24 ही है और उसमें पुरुष और महिला का अनुपात 5:3 है। तो पुरुष और महिला का अनुपात यहाँ पे दिया गया है। इस तालिका में दिए गए आंकड़ों के आधार पर प्रश्न का उत्तर दीजिए। ठीक है, तो ये आपकी तालिका दी गई है, आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे डॉक्टर्स इतने हैं, जिसमें से क्या है महिला चिकित्सक इतने हैं और महिला पुरुष का अनुपात कितना दिया गया है, ये आपके पुरुष है 5 और 3 जो है वो महिला है। ठीक है, तो ठीक है, हम लोग अपना क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमारा क्या क्वेश्चन है, यहाँ पे कुल, फिर यहाँ पे रिक्त स्थान दिया है, शहरों की महिला चिकित्सकों की संख्या, महिला चिकित्सकों की औसत संख्या सभी 7 शहरों को एक साथ मिलाकर से अधिक है। मतलब जितनी भी कुल महिला चिकित्सक हैं उनकी सभी 7 जो शहरों में महिला चिकित्सक आपकी कार्यरत है उनका पूछा गया है अनुपात। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देख लो, आप दिए गए सभी 7 शहरों की कार्यरत चिकित्सकों की संख्या 2400 जो आपको यहाँ पे ऊपर भी दी गई है। ठीक है, टोटल संख्या कितनी दी गई है 2400। इसके बाद हम लोग देखते हैं जिनमें पुरुषों की संख्या कितनी है। अब जैसे 5:3 दिया गया है तो ये टोटल 8 हो गया। ठीक है, अब हमें पुरुषों की निकालनी है। ठीक है, तो क्या करेंगे, जो टोटल है हमारा 2400, इसमें क्या करेंगे, पुरुष कितने हैं 5 और टोटल यहाँ पे कितना अनुपात है 8। जैसे यहाँ पे किया गया है इसको कर देंगे, मतलब जो पूछा गया है उसको आपको ऊपर रखना है प्लस टोटल आपको नीचे रखना है। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 1500 आंसर आएगा तथा महिलाओं की संख्या इसी प्रकार से टोटल 2400 महिलाएं हैं। इसमें अनुपात महिलाओं का यहाँ पे आपने देखा ये फीमेल का दिया गया था, ये इधर मेल का दिया गया था, 3 है तो 3 ऊपर रहेगा प्लस टोटल जो है नीचे रहेगा। इसको सॉल्व करने के बाद कितना आएगा 900। ठीक है, फिर हम लोग देखते हैं सभी 7 शहरों में मिलाकर महिला चिकित्सकों की औसत संख्या। अब ये सभी 7 शहरों में महिला चिकित्सक की औसत संख्या निकालिए। देखते हैं यहाँ पे कैसे कुल चिकित्सक कितने हैं, कुल टोटल संख्या है हमारी 2400। ठीक है, और परसेंटेज कितना दिया गया 19/100। तो इसको सॉल्व करके ये 456 आएगा। इसी प्रकार से हम लोग जितनी भी यहाँ एंट्री दी हुई है सबको इसी प्रकार सॉल्व कर लेंगे। टोटल में से जितना परसेंटेज दिया है उसको सॉल्व करके मतलब उसको नंबर्स में कन्वर्ट कर लेंगे। आप लोग यहाँ देख सकते हैं। ठीक है, 2400 यहाँ पे 17 है। इस प्रकार से इसी प्रकार से जो महिलाओं की संख्या है उनको भी इसी प्रकार से हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो महिलाओं की कुल संख्या कितनी दी गई है, अब महिलाओं की संख्या यहाँ कैसे निकालेंगे, जैसे यहाँ पे अभी देखो निकाला ही था तो हमने यहाँ पे सॉल्व किया था कि महिलाओं की संख्या टोटल कितनी है 900। ठीक है, तो उसी क्रम में महिला का जो परसेंटेज हमें दिया गया है तो महिलाओं की जो टोटल संख्या है वो प्लस जो परसेंट दिया गया है उसको सॉल्व करेंगे 216 आएगा। इसी प्रकार से पूरा जो सीरीज है वो सॉल्व कर लेंगे। अब यहाँ पे पुरुष चिकित्सक, अब यहाँ हम लोग देखेंगे ये महिला की संख्या आ गई। अब टोटल में से जब हम लोग महिला की संख्या घटा देंगे तो हम लोगों को क्या मिल जाएंगे कि हमारे जो पुरुष चिकित्सक हैं वो कितने हैं। तो आप लोग देखें 456 में से 216 चला गया तो 240 बचे। यहाँ 504 से 144 चला गया तो यहाँ पे 360 बचे। ठीक है, इसी प्रकार 216 से 99 जाएंगे। इस प्रकार से पूरा सॉल्व करेंगे तो ये एक सारणी आपकी अलग से ही तैयार होगी क्योंकि ये क्वेश्चन इसी प्रकार से सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, अब क्या है सभी 7 शहरों में मिलाकर महिला चिकित्सकों की औसत संख्या पूछी गई है। तो 900 तो टोटल निकल रही थी
अब कुल कितने शहर हैं? 7 हैं, तो 7 से डिवाइड कर देंगे तो लगभग 129 आ जाएगी आपकी। ठीक है, उपरोक्त तालिका से मतलब सही से अगर सॉल्व करेंगे तो 129 आएगा। और यहाँ ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पूछा क्या गया है था कि कुल शहरों में महिला चिकित्सकों की संख्या, महिला चिकित्सकों की औसत संख्या जो सभी 7 शहरों में है उसको मिलाकर मतलब उससे कितनी अधिक है। तो यहाँ 129 है। ठीक है, ये टोटल कितनी यहाँ पे आई है? औसत हमारा आया 129 प्लस कुल महिलाएं कितनी थी? 900। ठीक, इसमें से इसको घटाएंगे तो कितनी आ जाएगी? जो भी आएगी यहाँ पे 900 में से टोटल महिलाएं कितनी? 900, 129। जब इसको यहाँ से हम लोग घटा के देखते हैं, 10 में से 9 गया 1, यहाँ बचा 9 में से 2 गया 7, 8 में से 1 गया 7। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से आएगा। लेकिन यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि ऑप्शन काफी गड़बड़ दिए हैं और एनटीए ने इसका जो उत्तर है वो कितना माना है? सी, क्योंकि यहाँ पे कोई करेक्ट आंसर ऑप्शन के हिसाब से नहीं है तो इसके नंबर भी आपको इक्वल ही दे दिए जाते हैं। लेकिन आपका जो प्रोसेस बताया गया है वो सही से इसी प्रकार से सॉल्व होगा। ठीक है, तो हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस शहर में पुरुष चिकित्सकों की संख्या महिला चिकित्सकों की संख्या से कम है? अब यहाँ पे क्या दिखाना है कि कौन सा शहर है जहाँ पे पुरुष चिकित्सक की संख्या महिला चिकित्सकों से कम है। तो जो ये यहाँ पे सॉल्व किया था यहाँ से हम लोग पता कर सकते हैं। तो कहाँ पे है जहाँ पे महिलाओं की संख्या ज्यादा है आपकी? यहाँ पे देख लेते, जब यहाँ इसको सही से सॉल्व करेंगे तो ये 171 यहाँ पाएगा। यहाँ पे 17 दिया गया है, तो जो आपका एफ है यहाँ पे पुरुष है 165 प्लस महिलाएं कितनी है आपकी? 171। ठीक है, तो यही है शहर एफ जहाँ पे ऐसी कंडीशन दी गई है। ठीक है, तो ये कुछ कुछ हम लोग जो है सॉल्व करके देख लेंगे, क्योंकि देखो आपको सही से सोल्यूशन आना चाहिए, क्योंकि आंसर कभी कभी हो सकता है इधर उधर हो जाए थोड़ा। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट अपना क्वेश्चन देखते हैं। शहर ए में महिला चिकित्सकों की संख्या पुरुष चिकित्सकों की संख्या का कितना परसेंट है? तो जो हम लोगों ने सबसे पहले तालिका सॉल्व की थी वहां शहर ए में महिला चिकित्सकों की संख्या कितनी निकली थी? 216। पुरुष चिकित्सकों की संख्या कितनी निकली थी? 240। अब अभी यहाँ पे प्रतिशत निकालना है कि उन्होंने परसेंटेज पूछा है कितना है। ठीक है, तो महिला के सापेक्ष पूछा है तो महिलाओं की संख्या आपकी ऊपर रहेगी 216 प्लस नीचे आपकी आ जाएगी जो पुरुष है। इंटू परसेंटेज निकालने का मतलब है कि हम लोग 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसको सॉल्व करने का कितना आएगा? 90% ये आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे ए बी और सी तीनों शहरों की पुरुष चिकित्सकों की औसत संख्या, ई एफ और जी तीनों शहरों के पुरुष चिकित्सकों की औसत संख्या का अंतर बताना है। ठीक है, तो फिर से वही एबीसी में देख लेंगे कितने हैं, उनको सबको टोटल करके एबीसी मतलब 3 हो गए तो 3 से यहाँ पे डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो कितना 717/3 हो जाएगा। इसको जब हम लोग भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 239। ठीक, और फिर ई एफ जी का निकाल लेंगे, तो ई एफ जी में जितने भी दिए गए पुरुष उनको सबको ऐड करके 3 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, औसत का मतलब होता है कि जितने आपके दिए गए हैं उससे डिवाइड करना। जैसे यहाँ पे ई एफ जी मतलब 3 दिए गए हैं तो 3 से डिवाइड करेंगे, तो ये कितना आ जाएगा? 80 आ जाएगा। अंतर निकाल लेंगे, इससे इसको घटा देंगे तो ये 50 आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारा जो सेकेंड ऑप्शन है 50 वो हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। शहर डी में महिला चिकित्सकों और शहर बी में पुरुष चिकित्सकों की संख्या का अनुपात क्या है? अब यहाँ पे शहर डी की महिलाओं कितनी है? 72 और शहर बी में पुरुष कितने हैं? 360। इनका अनुपात निकालेंगे 72:360। जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, यहाँ पे सॉल्व करके देख लेते हैं। 72/360। ठीक है, तो इसको 2 से पहले भाग देंगे। 2 3 6, 2 6 12, 2 1 2, 2 8 16। ठीक है, और 2 1 2, 2 8 16, 2 9 18। फिर उसके बाद ये 9 से जाएगा 2। ठीक है, ये 5 से जाएगा तो यहाँ पे 1 आया। तो अभी अनुपात हमारा कितना आ गया? 1:5। ठीक है, तो वही यहाँ पे हमारा आंसर जो है बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक, समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब हमारे डीआई के क्वेश्चन खत्म हो गए हैं। ठीक है,
तो यहाँ पे नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्या दिया है। दो स्टेटमेंट दिए गए, उनको पढ़ के आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो पढ़ते हैं हम लोग। अधिगम में बहुविध अनुक्रिया नियम से किसी व्यक्ति का भूतकाल में सदृश स्थितियों में उसकी अनुक्रियाओं के आधार पर नई स्थिति में प्रत्युत्तर अभिप्रेत है। ठीक है, इंग्लिश में अगर आपको हिंदी में नहीं समझ में आता है तो इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं, दोनों में दिया है। इन लर्निंग लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्स मीन्स एन इंडिविजुअल रिस्पॉन्ड टू a new situation on the basis of the responses made by him in the similar situation in the past। मतलब उसमें पूछा गया है कि कोई भी इंडिविजुअल है वो कैसे रिस्पॉन्स करता है, उसके जो भी प्रीवियस एक्सपीरियंस रहे होंगे और उस सिचुएशन में उसने वैसे काम किया होगा, वैसे सोल्यूशन निकाला होगा, तो उसी बेस पे वो उस पर भी रिएक्ट करेगा। ठीक है, तो ये कथन हो गया। इसके बाद दूसरा, इन लर्निंग लॉ ऑफ एनालॉजी implies when an individual confronted with new situation he responds in a variety of ways before arriving at the correct response। ठीक है, तो यहाँ पे क्या एनालॉजी मतलब होता है समानता का। तो यहाँ पे बताया कि जो भी इंडिविजुअल है वो समान रूप से व्यवहार न करके अलग अलग तरीकों से व्यवहार करेगा। तो ये तो हमारा पूरा ही गलत हो गया। ठीक है, हिंदी में भी देख लेते हैं। अधिगम में अनुरूपता नियम का तात्पर्य किसी व्यक्ति का नई स्थिति में सामना होने पर उसके सही अनुक्रिया देने से पूर्व उसके द्वारा विभिन्न तरीकों के लिए प्रत्युत्तर है। पहला वाला क्या बोला था कि अधिगम में बहुविध अनुक्रिया मतलब मल्टीपल रिस्पॉन्स में किसी व्यक्ति का भूतकाल में सदृश स्थितियों में उसकी अनुक्रियाओं के आधार पर नई स्थितियों में प्रत्युत्तर अभिप्रेत है। ठीक है, अब मल्टीपल रिस्पॉन्स में तो क्या होगा कि वो अलग भी रिस्पॉन्स दे सकता है। उन्होंने मल्टीपल रिस्पॉन्स मतलब कोई अलग अलग तरीकों से रिस्पॉन्स दे सकता है, और उसमें क्या बताया गया है। तो हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे ये वाला कथन भी गलत है, क्योंकि मल्टीपल अगर रिस्पॉन्स देगा तो जरूरी नहीं कि जो उसके पास्ट एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से तो देगा ही, अलग भी तरीके से वो रिस्पॉन्स कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे जो बी ऑप्शन है बोथ स्टेटमेंट कथन एक और दो दोनों ही गलत हैं। ठीक, यहाँ पे आंसर बी दिया गया है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। अब हम लोग यहाँ पे एश्योर मॉडल ऑफ लर्निंग से क्वेश्चन आया है। तो यहाँ पे ABCD स्टैंड फॉर वेल स्टेटेड लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, व्हाट डज C स्टैंड फॉर। मतलब C का पूछा गया है कि C किस वजह से स्टैंड करता है। ठीक है, तो यहाँ पे एश्योर मॉडल जब हम लोग पढ़ते हैं तो आप देखते हैं कि जो C हमारा है वो किससे रिस्पॉन्स करता है, कंडीशनिंग से। मतलब ABCD का मतलब क्या हो गया, जो एश्योर मॉडल होता है उसमें ABCD का मतलब है, A का मतलब हो गया ऑडियंस, ठीक है, B का मतलब हो गया बिहेवियर, और जो हमारी C है उसका मतलब हो गया कंडीशनिंग। इसके बाद D का मतलब हो गया डिग्री। तो जो हमारी C है वो किस टर्म से रिलेट करेगी, हम लोग ऑप्शन देखते हैं, कंडीशनर, कंडीशंस, क्रिएटिविटी या फिर कंफ्यूजन। तो कंडीशनल का मतलब क्या हो गया, कंडीशंस। ठीक है, ये बी आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। और ये आपको ABCD के यहाँ पे भी दिए गए ऑडियंस, बिहेवियर, कंडीशंस, डिग्री। तो इसको याद रखना है। अभी जैसे C का पूछा गया है तो नेक्स्ट एग्जाम में हो सकता है B का पूछ ले, A का पूछ ले, इस प्रकार से। बाकी ये जो छोटे छोटे टॉपिक हैं इनको भी मैं साथ साथ में करवा रही हूँ और ऐसे ही करवाते भी चलेंगे। ठीक है, जिससे आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर रहे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अपना क्वेश्चन। स्मरण समस्या समाधान और निर्णय सहित विचार प्रक्रिया निर्माण से संबंधित अध्ययन का क्षेत्र कहलाता है। इंग्लिश में द फील्ड ऑफ स्टडी कंसर्न विद द कंस्ट्रक्शन ऑफ थॉट प्रोसेस इंक्लूडिंग रिमेम्बरिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग इज कॉल्ड। तो ये क्या कहलाता है, ये हमारी सारी जो मानसिक क्रियाएं होती हैं उनसे रिलेट करता है। आपको पता है कि हम लोग कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं तब भी हमारे जो इंटेलेक्चुअल पावर है उसका यूज होगा। ठीक है, तो रिमेम्बर करने के लिए भी हम लोग अपने माइंड से अच्छा ऐसी चीज इस टाइम पे ऐसे हुई थी, इस प्रकार से।
तो यहाँ पे क्या होगा, कॉग्निटिव डेवलपमेंट से ये रिलेट करेगा, ठीक है, क्योंकि पैडागोजी से तो वो टीचर का काम हो गया, एपिस्टेमोलॉजी इससे भी कनेक्शन है, इससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे हमारा ए आंसर जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे देखो स्वयं से क्वेश्चन आया है। स्वयं का वर्तमान प्लेटफॉर्म शिक्षा मंत्रालय और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली द्वारा बनाया गया है, ठीक है। तो दूसरा स्टेटमेंट क्या दिया गया, स्वयं का अविकल्प शिक्षा के 5 मुख्य सिद्धांतों की प्राप्ति हेतु तैयार किया गया है। तो यहाँ पे दोनों ही हमारे स्टेटमेंट गलत है, मतलब बी आंसर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे इसका सोल्यूशन भी हम लोग देख लेते हैं। स्वयं को किसने किसने बनाया, शिक्षा मंत्रालय, एनपीटीईएल, आईआईटी मद्रास, गूगल, आईएनसी और प्रेसिडेंस सिस्टम लिमिटेड की मदद से विकसित किया गया है। स्वयं मूव की अवधारणा पर आधारित है, जो एक ई लर्निंग प्लेटफॉर्म के माध्यम से बड़ी संख्या में छात्रों से ऑनलाइन मतलब इंटरेक्ट करता है, ठीक है। स्वयं का अविकल्प शिक्षा के 5 सिद्धांतों की से नहीं होता है, बल्कि इसका लक्ष्य शिक्षा के 3 प्रमुख सिद्धांत, 3 प्रमुख क्या है, समानता, गुणवत्ता और पहुंच, ठीक है, ये 3 प्रमुख इसके हैं। तो हमारे दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे इसके अनुसार गलत हो जाएंगे। नेक्स्ट हम यहाँ पे मैच ऑफ द फॉलोइंग मैच करना है आपको। तो पहला क्या दिए गए, चैनल 3 प्रबोध, ठीक। दूसरा देखते हैं हम लोग, चैनल 4 जो है सारस्वत, चैनल 5 प्रबंधन, इसके बाद है चैनल 6 है आपका विधिक, ठीक है। तो इसमें हम लोग जब मिलान करेंगे तब कौन सा हमारा सही हो जाएगा, ए आंसर जो है सही हो जाएगा। यहाँ पे आप सोल्यूशन देख सकते हैं। जो चैनल प्रबोध मतलब 3 नंबर है, सामाजिक विज्ञान, सामाजिक और व्यवहारिक विज्ञान से रिलेट करता है। सारस्वत हमारा सामाजिक विज्ञान 2, शिक्षा मनोविज्ञान गृह विज्ञान संबंध विषय। इसके प्रबंधक जो है सामाजिक विज्ञान 3, प्रबंधन पुस्तकालय विज्ञान सूचना विज्ञान और संबंध विषय जो भी है। चैनल 6 है विधिक, सामाजिक विज्ञान 4, विधि विधिक अध्ययन मानवाधिकार और इससे संबंध जो भी प्रश्न है। और यहाँ पे भी देखो विधिक की जगह पे प्रबंधन दिया गया है, तो यहाँ पे विधिक है, ठीक है। विधिक मतलब क्या हो गया, लॉ से रिलेटेड है ये। तो यहाँ पे ए ऑप्शन हमारा जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग अपना क्वेश्चन देखते हैं। शोधकर्ता के द्वारा रिपोर्ट प्रतिवेदन लेखन में समानता प्रयुक्त किए जाने वाले संक्षिप्त अक्षरों में से एक वाइड का आशय है। तो वाइड है किससे रिलेट करता है, जैसे पिछली बार आपने देखा था कि हमारा ट्रांसलेशन का पूछा गया था, मतलब पिछले पेपर में। तो इस प्रकार से तो ये छोटे छोटे टर्म है, ऐसे क्वेश्चन भी बनते हैं। रेफर टू, एग्जाम्पल, आफ्टर, अगेंस्ट। तो जो वाइड है वो किससे रिलेट करता है, वाइड का मतलब होता है किसी चीज की व्याख्या करना, ठीक है, संदर्भ मतलब उसका संदर्भित रूप देखना। तो ये हमारा जो ऑप्शन ए है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है। अब यहाँ पे आपका पैरामेट्रिक, मैट्रिक ये सब क्वेश्चन पूछे गए हैं। नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट आर ऑफन मोर इफिशिएंट कंपेयर टू द टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस और पैरामेट्रिक टेस्ट, ठीक। दूसरा हमारा क्या दिया गया है, नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट कैन बी एप्लीकेबल टू ऑर्डिनल और नॉमिनल स्केल डेटा, ठीक। तो सबसे पहले दिया गया कि नॉन पैरामेट्रिक जो हमारे टेस्ट होते हैं वो पैरामेट्रिक से अधिक इफिशिएंट होते हैं। तो ऐसा नहीं है, पैरामेट्रिक अधिक इफिशिएंट और सिग्निफिकेंस होते हैं। तो हमारे जो ऑप्शन ए है वो गलत हो जाएगा, ठीक है। नॉन पैरामेट्रिक को हम ऑर्डिनल और नॉमिनल स्केल में यूज कर सकते हैं, तो ये सही है। नॉन पैरामेट्रिक को हम लोग उसमें यूज कर सकते हैं, जो ऑर्डिनल और नॉमिनल स्केल होते हैं, ठीक है। तो आपका ये रिसर्च एप्टीट्यूड से क्वेश्चन है, तो मैं आपको एक अलग से क्लास करवा दूंगी जिसमें ये पैरामेट्रिक और नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट क्या होते हैं, प्लस ये आपके ऑर्डिनल नॉमिनल स्केल्स क्या होते हैं इनके ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर डी है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, ठीक है, उसको पढ़ के आपको बताना है। नीचे 2 कथन दिए गए, इनको पढ़ के बताना है कि कौन सा आंसर सही है। तो यहाँ पे रिसर्च जो एथिक्स होते हैं उनसे क्वेश्चन पूछा गया है।
नैतिक उल्लंघन तब घटित होते हैं जब शोधकर्ता साहित्यिक चोरी अथवा आंकड़े को अयथार्थ रूप में प्रस्तुत करने में भाग लेता है। ठीक है, उन्होंने बताया कि जो एथिकल चीजें रिसर्च में कब होती हैं, जब कोई शोध करता है उसने कहीं से डाटा चोरी करके उसको दिखा दिया है। ठीक है, इसके बाद है कोई शोधकर्ता किसी सुविख्यात और स्थापित तथ्य को बिना उद्धरण संदर्भ प्रदान किए उसे उद्धृत नहीं कर सकता, अन्यथा यह अनैतिक के रूप में अभिहित किया जाएगा। तो ये बात सही है। तो यहाँ पे हमारा जो स्टेटमेंट है वो सही हो जाएगा, बाकी जो स्टेटमेंट 2 है वो सही नहीं होगा। इस प्रकार से हमारा आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, सी। ठीक है, यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आंसर दूसरा भी सही होगा। इसको मैं कंफर्म करके आपको बता दूंगी। ठीक है, कमेंट बॉक्स में आपको लिख दूंगी। इसके नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, शोध करने के एक उपागम जिसमें कोई अनुसंधान करता वास्तविक तरीके से व्यवहार अध्ययन के क्रम में किसी रुचि अनुरूप एक परिवेश निर्मित करता है। ये किससे संबंधित है, मतलब एन अप्रोच टू रिसर्च इन विच द इन्वेस्टिगेशन creates an environment similar to one of the interest in order to study behaviors in a realistic way। ठीक, तो ये किस तरीके के उसमें आ जाएगा आपका, एक उसी प्रकार से माहौल क्रिएट करता है, सारी चीजें करता है, तो वो किस में आ जाएगा, अनुरूपण, मतलब जो सिमुलेशन है वो इससे रिलेट करेगा। ठीक है, यहाँ पे हमारा बी आंसर जो है करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे और भी देख लेते हैं, नेचुरलिस्टिक, हमारा ए है नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन। तो नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन में क्या होता है कि जो भी मतलब रियलिस्टिक चीज है, आप वहां पे जहाँ पे आपको डेटा कलेक्ट करना है वहां पे गए और वहां पे जैसी भी जो भी चीजें हैं उसी के हिसाब से आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो वो नेचुरलिस्टिक वे में हो जाएगा। ठीक है, सिमुलेशन आपका क्या हो गया कि आप पूरा उस तरीके से एनवायरनमेंट क्रिएट करके फिर वैसी माहौल बना के फिर कोई रिसर्च डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, मतलब आप अनुरूप जो भी आपकी रिसर्च है उसके अनुरूप चीजें क्रिएट कर रहे हैं, तो वो आपका सिमुलेशन में आ जाएगा। लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च क्या होता है, इसको मैंने एक बार और डिस्कस किया था, यहाँ भी बता देती हूँ। लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च, तो जो लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च है आपकी, उसमें क्या होता है, हम लोग किसी एक ऑब्जेक्ट पे लंबे टाइम के लिए कोई रिसर्च करते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लो कोई बच्चा है 2 साल का है, ठीक है, तो उस पर हमने 2 साल पे ऑब्जर्व किया कि वो कैसे एक्टिविटी करता है, उसका माइंड कैसे काम करता है, सारी चीजें उसकी ऑब्जर्व की। फिर उसके बाद जब वो 6 साल का हो गया तब भी हम लोगों ने फिर ऑब्जर्व की, कंपेयर कर रहे हैं कि 2 साल में कितना ये इम्प्रूव कर पाया था, अभी कितना इम्प्रूव कर पा रहा है। फिर जब वो 12 साल का हो गया तब भी हमने, मतलब एक ही आपका सैंपल होता है, उस पर ही आप लॉन्ग टर्म के लिए रिसर्च करते हैं। ठीक है, कोरिलेशन रिसर्च क्या होती है आपकी, कि आपने अलग अलग सैंपल लिए और शॉर्ट टर्म के लिए उन पर रिसर्च की। तो कोरिलेशन रिसर्च, लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च से भी काफी क्वेश्चन बनते हैं, तो ये इनके कॉन्सेप्ट भी आपको क्लियर होने चाहिए। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उन नियमों के बारे में बताइए जिनका किसी प्रश्नावली हेतु प्रश्नों को बनाते समय पालन मतलब करेंगे। जब कोई क्वेश्चन मतलब कोई हम लोग प्रश्नावली बनाते हैं तब हम किन किन चीजों का पालन करते हैं, ये यहाँ पे पूछा गया है। तो हम लोग देख लेते हैं, प्रश्नों में द्व्यर्थी पदों से बचना, मतलब ऐसे प्रश्न नहीं बनाने हैं जिनके 2 खुद में ही अर्थ निकल रहे हो, तो ये बात सही है। ठीक है, और इसके बाद लंबे प्रश्नों से बचना, इतना लंबा प्रश्न नहीं बनाना है कि सामने वाले को प्रश्न पूछा तो वो कंफ्यूज है कि पूछ किस बारे में रहा है, तो ये भी हमारा सही हो गया। कुछ मुख्य प्रश्नों को पूछना, ठीक है, मतलब आपका जो भी टॉपिक है, मतलब जिस चीज में आप इंटरेस्ट रखते हैं उससे ही लिमिटेड ही क्वेश्चन पूछने हैं उससे। ठीक है, एकदम मतलब रायता खिचड़ी जैसा कुछ नहीं फैला देना है। ठीक, तो ये ABC हो गया। इसके बाद है तीसरा क्या है, डबल बैरल प्रश्नों से बचना। मतलब अब डबल बैरल क्वेश्चंस क्या हो गए कि एक ही क्वेश्चन को बार बार आप रिपीट करके पूछ रहे हैं, घुमा फिरा के उसी प्रकार से, तो ये भी हो गया हमारा। इसके बाद है बहुत विशिष्ट प्रश्नों से बचना, मतलब कि बहुत ही स्पेसिफिक प्रश्न पूछना। तो यहाँ पे हमारे आंसर कौन से हो जाएंगे, एक ए हमारा जाएगा, बी हो जाएगा, कुछ मुख्य प्रश्नों को पूछना।
ऐसा नहीं है, जब लोग अपनी रिसर्च वर्क करते हैं तो उसके लिए प्रश्नावली तैयार करते हैं, तो जितने भी उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन है उनको हम पूछ सकते हैं। ठीक है, इसके बाद है हाँ, जो डबल मतलब कि एक ही प्रश्न को घुमा फिरा के फिर से पूछना, उनसे भी बचना चाहिए। यहाँ पे हमारा ए बी और डी आंसर जो है करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, शैनन और वीवर गणितीय संप्रेषण निर्देश निम्नांकित में किसकी रेखीय प्रणाली पर आधारित है। अब ये शैनन वीवर मैथमेटिकल में है, जिससे आपको क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये किससे रिलेट करता है, जो इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन है, इस शैनन वीवर उसी में रिलेटेड इंकोडर डिकोडर को बताया कि कैसे वर्क करता है। देखो यहाँ पे भी ये दिया गया है, शैनन और वीवर गणितीय संप्रेषण निर्देश इलेक्ट्रॉनिक संप्रेषण की रेखीय प्रणाली पर आधारित है। ठीक है, इन्होंने कब प्रस्ताव रखा था, 1949 में। और यहाँ पे इन्होंने क्या बताया कि हम लोग कोई इंफॉर्मेशन मतलब कोई सोर्स से भेजते हैं, फिर क्या करते हैं, सबसे पहले मैसेज को इनकोड करते हैं। मतलब जैसे व्हाट्सएप पे आपको मैसेज भेजना है, पहले तो आपके माइंड में क्लियर होता होगा ना कि इस टॉपिक को लेके हमें भेजना है। ठीक है, तो वो आपका आ गया इंफॉर्मेशन सोर्स में, फिर आप उसको टाइप करते हैं, इनकोड हो गया, फिर आपका चैनल सिग्नल। अब मतलब कोई कोडिंग डिकोडिंग सिस्टम होता है जिसकी वजह से वो चैनल में आ गया, फिर जहां आप भेज रहे हैं वहां पहुंचता है तो वो डिकोड करता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये चीजें होती है। चैनल है तो वहां पे नॉइज मतलब जैसे आपका डेटा ही है, कभी सही चलता है कभी बहुत स्लो चलता है, इस तरीके की चीजें। तो शैनन वीवर ने क्या दिया था, इलेक्ट्रॉनिक संचार का जो मॉडल था उसको दिया था। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग अपना क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, रियल टाइम संचार माध्यम कहलाते हैं। रियल टाइम संचार माध्यम क्या कहलाता है, तो ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है, ये आपका जो कम्युनिकेशन है उससे ही रिलेट करता है। तो रियल टाइम क्या होता है, जैसे रियल टाइम में हो गया, मान लो यूट्यूब पे आप लोग क्लास कर रहे हैं, आपकी जो क्लासेस होती हैं कह सकते हैं कि लाइव चल रही है, मतलब फेस टू फेस इंटरेक्शन हो रहा है। ठीक है, आपने टीचर से पूछा, आपको तुरंत उसी टाइम पे उस क्वेश्चन पे आंसर मिल गया, मतलब लाइव कहते हैं हम लोग लाइव क्लास ले रहे हैं। या फिर रिकॉर्डेड का क्या हो जाता है कि वो रियल टाइम नहीं होती है, वो आप बाद में देख रहे हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे तो उसका क्वेश्चन आपका जो भी आंसर है वो बाद में दिया जाएगा। ठीक है, तो इसी प्रकार से रियल टाइम में क्या होता है कि आप तुरंत तुरंत इंटरेक्ट कर पाते हैं। तो रियल टाइम किस में आ जाता है, सिंक्रोनस मीडिया में आ जाता है। ठीक है, और जो आपकी रिकॉर्डेड, इसका सबसे अच्छा एग्जांपल यही है कि लाइव क्लासेस। ठीक है, और असिंक्रोनस मीडिया क्या होता है, जो आपकी रिकॉर्डेड के फॉर्म में आ जाती है। जैसे अभी मैं ये क्लास बना रही हूँ, ये आपके पास रिकॉर्ड फॉर्म में जाएगी, तो वो किस में आ जाएगी, असिंक्रोनस मीडिया में। ठीक है, तो यहाँ पे सी आंसर जो है सही हो जाएगा। और यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, यहाँ भी कम्युनिकेशन से पूछा गया है। विल्बर स्क्रैम द्वारा बनाए गए सरलीकृत संचार प्रतिरूप में आरंभ में निम्नांकित अवयव थे। ठीक है, तो जो विल्बर स्क्रैम थे, उन्होंने जो भी कम्युनिकेशन का सिंप्लीफाइड मॉडल बनाया था उसमें क्या क्या चीजें थी, तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। ए इनकोडिंग सोर्स, नॉइज ब्रेकर, नॉइज मार्कर, अ मैसेज फॉर ट्रांसमिशन। इसके बाद ई है अ डिकोडर टू डिकोड द मैसेज। तो क्या क्या था इसमें, इनकोडिंग सोर्स था आपका, नॉइज ब्रेकर नहीं था, नॉइज मार्कर ये भी नहीं था। ठीक है, फिर मैसेज फॉर ट्रांसमिशन, ट्रांसमिशन के लिए एक मैसेज दिया था इन्होंने, अ डिकोडर टू डिकोड द मैसेज, डिकोडर भी होगा, इनकोडर है तो डिकोडर तो होगा ही। ठीक है, तो यहाँ पे ए डी और ई आपके जो है करेक्ट हो जाएंगे। ए डी ई कहाँ पे है, ए डी ई, ये डी हमारा ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, ये भी कम्युनिकेशन से आपका क्वेश्चन है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, निम्नांकित में से किन्हें नेट सिद्धांतवादी कहा जाता है। तो यहाँ पे देखते हैं नेट सिद्धांतवादी किसको कहा जाता है, हेरल्ड इनिस को, मार्शल मैकलुहन को, या फिर अल्गोरे को, या फिर निकोलस नेगोपांट को, या फिर मैनुअल कैस्टेल्स को। ठीक,
तो किसको कहा जाता है? यहाँ पे हमारा सी, डी और ई आंसर जो है करेक्ट हो जाएगा। सी, डी और ई, या कि जो 3 है, इनको नेट सिद्धांतवादी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन। ये भी कम्युनिकेशन से, ये सारे क्वेश्चन आपके कम्युनिकेशन से, अब आप लोग देख सकते हैं इस वाले पेपर में कम्युनिकेशन से काफी क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो दूसरा हम लोग करते हैं, नए संचार माध्यमों के कारण सार्वजनिक स्थानों का निजीकरण संभव हो पाया है। ठीक है, ठीक है। उपर्युक्त प्रवृत्ति के परिणाम स्वरूप विश्व में साइबर क्षेत्र उद्यमान हुआ है। तो दोनों कथन जो है, नए संचार माध्यमों के कारण सार्वजनिक स्थानों का निजीकरण संभव हो पाया, ये बात सही है। ठीक है, इसके बाद दूसरा है हमारा, The above tendency has led to the emergence of cyber sphere in the world। ठीक है, मतलब जितने भी आपकी कम्युनिकेशन या नेट से संबंधित चीजें हो रही हैं, उनकी वजह से ही पूरे वर्ल्ड में साइबर स्फीयर हो पा रहा है। तो ये भी आपका सही है यहाँ पे। तो इस हिसाब से दोनों ही आंसर आपके सही हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे आंसर कौन सा सही है? आंसर नंबर 1 हमारा सही है। बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर ट्रू। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। अब ये आपका मैथमेटिकल जो रीजनिंग है उससे क्वेश्चन आया है। तो यहाँ पे देखते हैं क्या बोला है। कोई व्यक्ति 25,000 रुपए की धनराशि को 2 हिस्सों में उधार देता है। ठीक है, कोई व्यक्ति है 25,000 रुपए की धनराशि को 2 हिस्सों में उधार देता है। ठीक है, इसके बाद क्या है, धनराशि के पहले हिस्से को 8% के साधारण ब्याज की दर पर और धनराशि के दूसरे हिस्से को 8.5% के साधारण ब्याज की दर पर उधार देता है। और हम लोग को दो हिस्से कैसे पता चलेंगे? तो जैसे हम लोग मान लेते हैं कि पहला हिस्सा हो गया x, तो दूसरा क्या हो जाएगा आपका 25,000 यहाँ पे दिया गया है, 25,000 माइनस x। ठीक है, तो ये तो 2 हिस्से हो गए। पहले हिस्से को क्या बोला है? 8% के साधारण ब्याज की दर पर और दूसरे को 8.5 की। तो यहाँ पे देख लेते हैं 8% की दर पर उधार दी गई राशि, यहाँ पे इन्होंने 25,000 माइनस x को पहला हिस्सा मान लिया है। इसको ऐसा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको इन्होंने 8% पे किया। ठीक है, 8% मतलब 100 से भाग होगा आपका। इसका जो दूसरा हिस्सा है उसको 8.5 पे, तो ये 8.5 और प्लस 100 का भाग दे दिया। ठीक है, वो किसके बराबर है? यहाँ पे दिया गया है 2031.25। ठीक, तो ये चीज होगी। तो समझ में आएगा, मतलब एक हिस्सा में x मान लिया, तो दूसरा हमारा कितना हो गया 25,000 माइनस x। एक को 8% में साधारण ब्याज की दर के हिसाब से दिया, तो 8 और डिवाइड किससे कर देंगे? 100 से, क्योंकि परसेंटेज है इसका। 8.5 का भी हम लोग वैसे करेंगे। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ, तो कुल इतने के बराबर हो जाता है। फिर इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक, इसको सॉल्व करके मैं दिखा देती हूँ। यहाँ पे आपका ये दिया गया है, तो ये 100 कॉमन है, तो दोनों 100 आपके दूसरी साइड में चले जाएंगे। तो ये कितना बचेगा? 8.5। ठीक, एक प्लस ये बचा। अब ये बचा 25,000 माइनस x इंटू 8। 1 है तो वो उतना ही रहेगा। तो इसको जब इधर भेज देंगे तो ये पूरा टोटल कितना हो जाएगा? 0.5 इंटू 100। अब ये 100 है, 2 अंकों के बाद आपका दशमलव है, तो ये पूरी चीज कितनी हो जाएगी? ये दशमलव हट जाएगा। ठीक है, जब 2 जीरो और आ जाएंगे। तो इसको सॉल्व करते हैं। 8.5x प्लस यहाँ पे 8 का हम लोग गुणा करेंगे, तो ये 3 जीरो है, तो 8 से यहाँ करते हैं 8 × 40, 8 से लगा 4। ठीक है, इसके बाद क्या बचा? 8 दूनी 16 और 4 कितने हो जाएंगे? 20। ठीक है, तो ये आपके हासिल हो गए। इसके माइनस ये 8 का x में करेंगे तो ये इतना हो जाएगा। और यहाँ पे कितना हो गया? 20, 31 और 25। ठीक, जो ये चीज है वो वैसी आ जाएगी। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ 8.5 है, यहाँ 8 है, तो ये कितना बचेगा? 0.5x। ठीक है, अब इसको जो ये दिया गया है इसको उधर ट्रांसफर करेंगे तो ये माइनस में चला जाएगा। 31, 25 माइनस आपका हो गया कितने जीरो है? 4, 2 3 4, 2 3 5 सॉरी। ठीक है, अब इसको इसमें से इसको घटाएंगे हम लोग,
तो सिंपल तरीके से हम लोग घटा भी लेते हैं यहाँ पे 203125 माइनस 200000, ठीक है। अब 5 में से 5 ये 5 2 ये 1 हो गया 3 हो गया, ये 20 में से 20 कुछ में से, तो यहाँ पे कितना बचा 31 25, ठीक है। फिर इसके बाद 0.5 x, यहाँ से पॉइंट हम लोग हटाएंगे तो ये 10 आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग इसको जब और सॉल्व करेंगे तो 5 एकम 5 और यहाँ पे 5 दूनी 10 हो जाएगा, ठीक है। तो ये x बटे 2 आपका आ गया। इसके बाद 31 35 के इक्वल आएगा, x इधर है 2 को उधर भेज देंगे, फिर इसका मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग तो कितना आ जाएगा x बराबर आपका 6250। तो आपका आंसर भी यहाँ पे 6250 दिया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेडिसिन को इस प्रकार से लिखा गया है, कंप्यूटर को इसी भाषा में किस प्रकार से लिखा जाएगा। तो आप लोगों ने मेडिसिन को यहाँ पे इस प्रकार से लिखा है, तो यहाँ पे पहला जो आपका वर्ड है वो प्लस जो आपका लास्ट का है वो सेम है, उनको एक्सचेंज कर दिया गया है इधर उधर, बाकी सारे में +1 इस प्रकार से किया गया है। तो कंप्यूटर को भी हम इसी प्रकार से लिखेंगे, सी को सबसे लास्ट में यहाँ पे पहुंचा देंगे, आर को सबसे पहले, बाकी जो है उनको +1 करके, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, हमारा यहाँ पे बी आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। इसमें मैं आपको एक चीज और बता देती हूँ, जिसे आप लोग यहाँ देख सकते हैं। इस प्रकार से हम लोग कोडिंग कर सकते हैं ABCD का, मतलब A किस नंबर पे आता है, B किस, यहाँ पे ये रिवर्स होके फिर आपका 26 तक। तो इससे आपकी जो ये कूटबद्ध वाले सवाल होते हैं वो बहुत आसान हो जाते हैं, ठीक है। इसके नेक्स्ट हम लोग अपना क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, प्रथम n सम प्राकृतिक संख्याओं का योगफल 1560 दिया गया है, n का मान ज्ञात कीजिए। तो प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना दिया गया है, 1560। और आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग होता है n इंटू n+1, तो वो कितना दिया गया n इंटू n+1, ठीक है, 1560। तो इसको यहाँ पे मैं सॉल्व करके भी बता देती हूँ। इसे आपका क्वेश्चन दिया गया n+1 इज इक्वल टू 1560। तो इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, ये n² हो जाएगा, फिर n का 1 में करेंगे तो n इतना 1560, ठीक। इसको यहाँ पे इधर लेके आएंगे, मतलब जो समीकरण होते हैं उसके हिसाब से इसको हम लोग कर रहे हैं, यहाँ पे 0 हो जाएगा। अब हम लोग इसको ऐसे अरेंज करना है कि इसके मल्टीपल हमको मिल जाए, इस प्रकार से आप लोग यहाँ देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे जब हम लोग 40 और 39 का, यहाँ पे 40 और 39 का मल्टीप्लाई करेंगे तब क्या होगा, रिवर्स कर लेते हैं, 39 इंटू 40, जिससे आसानी हो जाएगी। तो ये 0 0 आपका क्या होता है, 4 में 36, हाँ से कितना होता है 3, और 4 3 12, और 3 कितने होते हैं 15, ठीक है। ये 1560 आया है, मतलब ये मल्टीप्लाई आपको करना कैसे, जैसे यहाँ पे n है, मतलब एक n आपका दिया गया है, ठीक है, यहाँ पे एक ही होता है, मतलब जिसके आगे कुछ नहीं है। तो आपको जैसे 40 में से 39 ऐसे आपके गुणनखंड बोलते हैं, करने हैं कि जो यहाँ पे संख्या है वो ही आए। तो आप 40 में से 39 घटाएंगे तो एक ही बचेगा ना, तो इसको किस प्रकार से लिखेंगे, n² प्लस 40 n माइनस 39 n माइनस 1560 बराबर 0, ठीक है। तो ये गुणनखंड, कभी मैं एक छोटी सी क्लास लेके आऊंगी, गुणनखंड आपको समझा दूंगी, जिन बच्चों को पता नहीं है, जिनको पता है उनके लिए बहुत आसान है, ठीक। तो यहाँ पे n कॉमन लेंगे, n प्लस 40 बचेगा आपका, यहाँ पे माइनस 39 कॉमन लेंगे तो माइनस तो बाहर आ गया, तो अंदर n बचेगा, और माइनस बाहर आया प्लस बचेगा, यहाँ पे आपका बचेगा 40, ये हो जाएगा 0। तो ये देखो पूरे में कॉमन क्या है, n प्लस 40, तो कितना बचा n माइनस 39 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ n के कितने आगे, एक तो माइनस 40 आएगा, दूसरा आपका 39 आएगा, ठीक है। तो हम लोग प्लस वाला हमेशा लेते हैं, तो यहाँ पे n बराबर कितना हो जाएगा 39, ठीक। ये गुणनखंड का नियम है, प्लस आपको n प्राकृतिक संख्या का योग क्या होता है ये फॉर्मूला भी है, आपको पता होना चाहिए। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, किसी दो संख्याओं की, किसी दो अंक की संख्याओं में यदि ये ज्ञात है कि इकाई के स्थान की संख्या दहाई के स्थान की
संख्या से 2 अधिक है और दी गई संख्या और उस संख्या के अंकों के योग गुणनफल कितना है 280, तो वह संख्या क्या होगी। तो यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं, संख्या मान लेंगे, ठीक है। माना 2 अंकों की संख्या क्या है, जिसमें दहाई का अंक कितना है x माना है, संख्या का इकाई का अंक कितना है x+2। अब उसको x+2 क्यों माना है, क्योंकि उन्होंने बोला है कि दहाई स्थान की संख्या से 2 अधिक है, जो इकाई की संख्या है, तो यहाँ पे 2 अधिक कर दिया, ठीक। अभीष्ट संख्या यहाँ पे कितनी बनेगी, ये यहाँ पे 104 नहीं होगा, ये यहाँ पे है आपका यहाँ पे आपका 10x प्लस x+2 और संख्या ये यहाँ पे है आपका दहाई का अंक हो गया 10, इसको कितना लिख सकते हैं 10x, ठीक है, प्लस इकाई का ये हो गया। तो इनको दोनों को ऐड कर देंगे 10x प्लस x+2। यहाँ पे देख लेते हैं, देखो यहाँ पे दहाई का अंक कितना है हमारा 10, क्योंकि दहाई है तो 10 हो जाएगा, प्लस x है तो दहाई की जब हम संख्या निकालेंगे तो पूरी हो जाएगी 10x, ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। इसके बाद हमारी इकाई का कितना है, इकाई का उन्होंने बोला है कि 2 ज्यादा है तो x+2 हो जाएगा, ठीक है। और फिर जो अभीष्ट संख्या निकल के आएगी, ठीक, तो वो कितनी हो जाएगी आपकी 10x प्लस x+2, क्योंकि इन दोनों को ऐड करने हैं तभी तो संख्या निकलेगी। तो ये हो जाएगा आपका 11x+2, जो यहाँ यही चीज आपकी ऊपर दी गई, यहाँ पे गलत दिया हुआ था, ठीक है। 11x+2 ये हो गई, और ये आपकी जो संख्या है x प्लस x+2, इन दोनों को ही गुणा करके तब हमारी, क्योंकि उन्होंने बोला दोनों संख्या को गुणनखंड, ठीक, तो 280 आएगा, इसको सॉल्व कर लेंगे तब ये चीज आपकी निकल के आ जाएगी। इसमें फिर भी कोई कंफ्यूजन है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, 2 वस्तुओं ए और बी के लागत मूल्य का योग 2600 रुपए है। दोनों वस्तुओं को क्रमशः 20% और 40% के लाभ पर बेचा जाता है, फिर भी दोनों वस्तुओं का बिक्री मूल्य वही रहता है, ठीक है। ए और बी के लागत मूल्य में अंतर बताओ। तो हम लोगों ने यहाँ पे ए का लागत मूल्य x मान लिया, बी का लागत मूल्य कितना हो जाएगा 26,000 माइनस x, ठीक है। फिर इसको सॉल्व करेंगे x इंटू, क्योंकि 20% का आपने देखा कि यहाँ पे लाभ होता है 20% और 40% के लाभ पे बेचा, तो 20% का लाभ मतलब पूरा 100 होता है, 20% का लाभ होगा तो टोटल कितना हो जाएगा 120, तो वही x इंटू 120 अपॉन 100 प्लस 26,000 माइनस x अपॉन 26,000 माइनस x इंटू 40% का लाभ है तो 140 आपका हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसको सॉल्व करेंगे तो x बराबर अपना आ जाएगा 1400 रुपए, और वस्तु का लागत मूल्य 1400 है, बी का कितना हो गया 26,000 में से 14,000 यहाँ पे घटा देंगे, कितना बचेगा 12,000। ए और बी के लागत मूल्य में अंतर पूछा गया है तो 14,000 और ये 12,000 घटाएंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2,000 रुपए का टोटल अंतर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है 26,000 है, यहाँ पे मिसप्रिंट है ये हिंदी में, आप लोग यहाँ इंग्लिश में देख सकते हैं 26,000 दिया गया है, ठीक। अगर हिंदी में कुछ गड़बड़ दिया है तो आप लोग इंग्लिश में देख लो ताकि क्वेश्चन गलत ना हो सॉल्व करते टाइम। तो यही आपके आज 25 क्वेश्चन है, इसके बाद नेक्स्ट 25 क्वेश्चन है मैं नेक्स्ट क्लास में लेके आऊंगी। आशा करती हूँ कि आपको क्लास समझ में आई होगी। अगर आपको फिर भी कोई डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं इसको अलग से सॉल्व करवा दूंगी क्वेश्चन को, या जो बच्चे मैथ से रिलेट नहीं करते हैं ज़्यादा, उनको हो सकता है थोड़ी दिक्कत आई हो, तो उनके लिए ये मैथ वाले क्वेश्चन अलग। वैसे भी ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बाद अभी जब हम लोग थोड़ा कंटिन्यूटी में आ जाएंगे तो मैथ वाला पोर्शन के क्वेश्चन मैं आपको अलग से भी करवाना शुरू कर दूंगी, ठीक है। तो आपको वहाँ पे और डिटेल में अच्छे से समझा दिया जाएगा। अभी हम लोग प्रीवियस से कर रहे हैं तो उस हिसाब से चल रहे हैं, ठीक है। और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करिए, इससे ज़्यादा लोग जुड़े तो और भी क्लासेस लेके आई जाए, ठीक है। और इसी प्रकार के अपडेट और क्लासेस के लिए बने रहिए लर्निंग टुगेदर से। धन्यवाद।